हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बताया था, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट बताया था, इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में भी डिटेल से बता दिया था, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका था और आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे, मोमेंटम के ऊपर बात करेंगे, इम्पल्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो राहुल सर से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लास्ट वीडियो में ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था राहुल सर ने और आप लोगों को बताया भी था, लिखवाया था आप लोगों को कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, कि मोमेंटम की जो रेट चेंज की जो दर है किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें वो टाइम के रेस्पेक्ट में होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस पर लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स के। इज दैट क्लियर? यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी बॉडी, ये लिखवाया था मैंने, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के, ठीक है, मोमेंटम की जो दर है, ठीक है, रेट ऑफ, मैंने लिखवाया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इज डायरेक्टली विद टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिखवाया था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, ओके, ऑन इट एंड चेंज इट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में वो काम करेगा। यहां तक कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद लिखिएगा आप लोग, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो फॉर्मुलेट किया गया है फोर्स के मैग्नीट्यूड से, ओके। आगे वो जो आपने लिखा था उसके आगे लिखिएगा इट गिव्स, आगे कंटिन्यू कीजिएगा, इट गिव्स, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसके लिए बता रहा हूं, इट गिव्स, ये हमें क्या देता है, इट गिव्स फॉर्मूला ऑफ फोर्स, क्या देता है, फॉर्मूला ऑफ फोर्स। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला, और क्या निकाल सकते हो आप, मैग्नीट्यूड, MAGNITUDE। आपको फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इससे पता लग जाता है। तो इससे क्या पता लगता है, एक तो फोर्स का जो फॉर्मूला है और फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड है ये पता लग जाता है, और साथ में क्या बताता है, गिव द रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन बताया है, फोर्स और एक्सेलरेशन, गिव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? ये फोर्स, ये जो सेकंड लॉ है ये आपको फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताता है, मैग्नीट्यूड, फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, और फोर्स का फॉर्मूला भी निकल के आता है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जो है मैं दो अलग अलग मास के, ठीक है, क्या ले लूंगा, दो बॉडी ले सकता हूं, ऑब्जेक्ट ले सकता हूं। तो इसमें लिखिएगा एरो लगा करके, लेट अस कंसीडर, लिखिएगा आप लोग, लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास, क्या लिखा, लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास, कितना मास है उसका, m, विच इज, कितना मास है उसका, m, विच इज कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, विच इज मूविंग विद वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिखे आप u, कितनी वेलोसिटी है उसकी, मैं यहां पर लिख रहा हूं u, फुल स्टॉप, u इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब देखिए, अब इस पर कितना फोर्स लगाया गया, फुल स्टॉप के बाद लिखेगा आ फोर्स F, एक फोर्स F लगाया जा रहा है, अप्लाइड ऑन द बॉडी, अप्लाइड ऑन द बॉडी, इस बॉडी पर क्या लगाया गया है, एक फोर्स F लगाया गया है, कितने टाइम में, आगे लिखिएगा इन टाइम t, कितना टाइम है, इन टाइम t, ओके। सो डेट, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इट्स वेलोसिटी, क्या लिखवाया, सो डेट इट्स वेलोसिटी
जब फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, बिकम्स v। समझ रहे हो आप, नहीं आई समझ में? देखिए मैंने 2m मास के ऑब्जेक्ट ले लूंगा, बॉडी ले लूंगा, जो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, u, इनिशियल वेलोसिटी u है। अब मैं इस पर एक फोर्स F लगाऊंगा तो ये u का कन्वर्जन किस में हो गया, v में। मतलब इनिशियल वेलोसिटी का कन्वर्जन किस में हो गया, फाइनल वेलोसिटी में। इनिशियल वेलोसिटी किस में बदल गई, फाइनल वेलोसिटी में। इज दैट क्लियर? चलें आगे की तरफ। अब देखिए मैं आपको बता दूं किस तरीके से मैंने 2 डायग्राम बनाऊंगा, मैं किस तरीके से। ये ले लिया मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके। यहां मास m हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी u, एंड फोर्स लगाने पर फाइनल वेलोसिटी f, टाइम t इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? अब इधर आ जाइए, ये हो जाएगा मास वही m, ओके, मास m हो गया। फाइनल वेलोसिटी जब फोर्स लगाया तो इनिशियल वेलोसिटी किस में बदल गई, एक सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी किस में बदल गई, फाइनल में। ये तो फर्स्ट पोजीशन है, जब इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, मास m1 है, t इक्वल्स टू 0। जब इसमें मैंने फोर्स लगाया तो वही मास रहा, टाइम चेंज हो गया थोड़ा बहुत, और इनिशियल वेलोसिटी किस में होगी, फाइनल वेलोसिटी में। बीच में लिख दीजिए एंड, यानी कि 2 डायग्राम है ये। इज दैट क्लियर? अब आ जाइए, ये 2 डायग्राम है, लिख दिया आपने, देख रहे हैं आपको। चलें आगे की तरफ। चलिए जी बात करते हैं। अब देखिए इफ, अब मैं ये बता रहा हूं कि एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, ठीक है। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, a, क्योंकि एक्सेलरेशन को किससे दिखाते हैं हम, a से। इफ एक्सेलरेशन, ACCLERATION, इफ acceleration produced in the body, if acceleration produced in the body is, कितना हो रहा है, स्मॉल a, ये आपको भी पता है, स्मॉल a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, देन कॉमा लग लिखें, देन एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, वो कितना है, स्मॉल a। देन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं, एक सेकेंड, इसको नीचे लिख देता हूं। एक्सेलरेशन पढ़ा दिया मैंने, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या टेकन टाइम, या कुछ भी लिख दें आप, टाइम टेकन। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला हो गया। आगे की तरफ चलें। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, लिखते जाइए एक एक स्टेप, माइनस इनिशियल, लिखते जाइए एक एक स्टेप, नंबर बाई नंबर लिखना है, होमवर्क की कॉपी में प्रैक्टिस करनी है, लर्न भी करना है। इज दैट क्लियर? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होना चाहिए, एक एक टॉपिक को अच्छे से लर्न करना है, लिखना है होमवर्क में। अब एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं तो a इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम t। इज दैट क्लियर? इसको कर दीजिए आप ब्रैकेट में बंद। ये तो आपके आया एक्सेलरेशन। आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको बता दूं मैं, जो मोमेंटम होता है तो लिखिएगा v नो डेट। मैंने पहले भी बताया था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद लिखिएगा v नो डेट। हम क्या जानते हैं, मोमेंटम, MOMENTUM, मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? क्या होता है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ये होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। चलें आगे की तरफ। तो इनिशियल मोमेंटम देखिए, अब इसमें 3 कंडीशन आएंगी। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा आपके P1, कितना हो जाएगा, mu। इज दैट क्लियर? एंड आगे लिखिएगा फाइनल मोमेंटम P2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mb।
आ गया समझ में? तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा आपका एम यू, फाइनल मोमेंटम पी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा एम बी, ठीक है। या पी वन पी टू कर लीजिए या पी आई पी एफ कर लीजिए। पी वन पी टू से अगर आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो पी आई यानी कि इनिशियल, और फाइनल में लिख दीजिए पी एफ यानी कि फाइनल। इज दैट क्लियर? पी आई और पी एफ। चलें आगे की तरफ। अब देखिए नीचे लिखिएगा, इसलिए पी आई और पी एफ आगे, एम यू एम बी। अब देखिए मोमेंटम में क्या चेंज होगा, चेंज इन, फॉर्मूला निकाल के बता रहे हैं राहुल सर आप लोगों को। सेकंड जो लॉ है न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसमें मोमेंटम का ही फॉर्मूला यानी कि फोर्स का पूरा कंप्लीट फॉर्मूला मोमेंटम की हेल्प से निकल करके आ जाता है। तो ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ है ये आप लोगों को मोमेंटम की हेल्प से फोर्स निकाल करके बताएगा। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं हम, जल्दी बोलिए कि मोमेंट किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में क्या चेंज होगा, फाइनल इक्वल्स टू लिखिएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी माइनस फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी माइनस इनिशियल मोमेंटम INITIAL इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी। इज दैट क्लियर? तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी। तो देखिएगा फाइनल मोमेंटम में पी एफ माइनस इनिशियल मोमेंटम में पी आई। इज दैट क्लियर? यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, एम, फाइनल मोमेंटम क्या है एम वी माइनस एम यू इक्वल टू, मैं एम कॉमन ले लूँ तो क्या रह जाएगा बी माइनस यू। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब देखिए नीचे लिखिएगा एक लाइन का गैप लगाकर, इफ, अब टाइम की बात करें, इफ टाइम टेकन, एक एक स्टेप नंबर वाइज याद करनी है आपको, एक एक स्टेप सिस्टमैटिक और नंबर वाइज ही चलेंगी ये, ठीक है, नंबर वाइज चलेंगी। इफ टाइम टेकन टू चेंज द मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम को चेंज करने के लिए जो टाइम लगा है, समझ रहे हो आप, वो कितना है, टी है। सो क्या लिख सकते हैं, यानी कि मोमेंटम को टाइम चेंज करने के लिए कितना टाइम लगा है, स्मॉल टी। तो आगे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, नीचे लिखिएगा रेट ऑफ, अब रेट निकल के आएगी क्योंकि अब टाइम की बात हो चुकी है। अब किसकी बात हो चुकी है, टाइम की, इसलिए अब लिखेंगे हम रेट ऑफ, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। फॉर्मूला लिखिए चेंज इन मोमेंटम, कि मोमेंटम में क्या चेंज हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम टेकन अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, तो यानी कि कितना है चेंज इन मोमेंटम, ये रहा चेंज इन मोमेंटम, कितना निकल के आया, एम बी माइनस यू, ये यहां लिख दीजिए एम बी माइनस यू अपॉन कितना टाइम है, टी, आ गया एम बी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, अब लिखिएगा एक, यहां तक हो गया आपका एम बी माइनस यू अपॉन टी। अब इसके नीचे एक लाइन का गैप देकर लिखिए अकॉर्डिंग टू, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया था, क्या डेफिनेशन निकल के आई थी कि अप्लाइड जो फोर्स है, यानी कि बाहर से जो फोर्स अप्लाइड किया गया है, अप्लाइड फोर्स, समझ रहे हो आप, यानी कि बाहर से जो फोर्स लगाया गया है, जो अप्लाई किया गया है, वो किसके इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इज दैट क्लियर?
यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ध्यान रखना। प्रोपोर्शनल का साइन इस तरीके से बनाते हैं, मैंने 8th क्लास में भी जब आप लोग थे तो मैंने इस तरीके से बताया था, प्रोपोर्शनल इस तरीके से होता है। तो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इज दैट क्लियर, ये आपको हो गया। तो यानी कि अप्लाइड फोर्स कितना है, एफ, प्रोपोर्शनल हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना निकल गया है, एम बी माइनस यू अपॉन टी, यहां लिख दीजिए एम बी माइनस यू अपॉन टी, इज दैट क्लियर। तो देखिए आपको इसकी वैल्यू, आपको पता है एक्सेलरेशन मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, यहां पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, पता है आपको ए का फॉर्मूला, यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको निकाल कर भी बताया था, ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। ये आप v माइनस यू अपॉन टी जो है इसकी जगह क्या रख दीजिए, ये जो b माइनस यू अपॉन टी है, मैं इस तरीके से मार्कर से इसे इंडिकेट कर देता हूं, ठीक है। तो आया समझ में, एम बी माइनस यू अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, ए, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू एम ए, आया समझ में, F प्रोपोर्शनल टू एम ए, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, F प्रोपोर्शनल टू एम ए आ गया, तो क्या लिख सकते हैं आगे, F प्रोपोर्शनल टू एम ए, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए अपन कांस्टेंट ले लेते हैं K, ठीक है। जैसे आपका आया F प्रोपोर्शनल टू एम ए, अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करना तो आपको कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो मैंने यहां पर कांस्टेंट ले लिया K, तो F इक्वल टू क्या आ गया, K एम ए, ठीक है। नीचे लिखिएगा वेयर K इक्वल टू, K क्या है, यहां पर एक कांस्टेंट है, लिखिएगा कांस्टेंट ऑफ किसका है, जल्दी बोलिए, प्रोपोर्शनलिटी, PROPOR, क्या लिखा, PROPOR TIONALITY, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है ये, इज दैट क्लियर। अब देखिए इफ, अब ध्यान दीजिएगा इफ, अब इसमें मैं फोर्स कितना ले लू, 1 न्यूटन, कितना ले लू मैं, फोर्स 1 न्यूटन ले लू या 1 यूनिट, 1 यूनिट ले लिया मैंने कॉमा लगाकर, मास m कितना है, वही 1 यूनिट, मास कितना है 1 यूनिट, एंड एक्सीलरेशन a भी कितना है 1 यूनिट, आया समझ में। तो फोर्स 1 यूनिट, मास 1 यूनिट एंड एक्सीलरेशन भी 1 यूनिट, देन क्या आएगा, जल्दी बोलिए, देन k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, देन k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि फोर्स भी 1 यूनिट, मास भी 1 यूनिट, एक्सीलरेशन भी 1 यूनिट, तो बचा क्या, k इक्वल्स टू 1, इज दैट क्लियर। तो यानी कांस्टेंट भी कितना आ गया 1, तो नीचे क्या लिख सकते हैं, देन ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, देन दिस इक्वेशन, लिखिएगा, देन दिस इक्वेशन बिकम्स, कौन सी, ये जो F इक्वल्स टू के एम ए ना, ये वाली इक्वेशन, यानी ब्रैकेट में लिख देता हूं के एम ए बिकम्स, क्या हो जाएगी, जल्दी बोलिए, F इक्वल्स टू एम ए, आया समझ में, F इक्वल्स टू एम ए, जब मैंने K इक्वल्स टू 1 रख दिया तो F इक्वल्स टू एम ए, ये आ गया फाइनल। चले आगे की तरफ, तो F इक्वल्स टू एम ए आप लोगों के निकल के आ गया, यानी कि नीचे क्या लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, इज दैट क्लियर, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आया समझ में, फोर्स इक्वल्स टू मास है इनटू एक्सेलरेशन। चले नीचे लिखिएगा, दिस शोज, SHOWS, दिस शोज दैट, ये क्या दिखाता है आप लोगों को कि फोर्स जो F है, जो फोर्स है F, वो क्या कर रहा है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ACTING, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट पर वो एक्ट कर रहा है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी एज, फर्स्ट पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है
कि फोर्स F जो लग रहा है किसी बॉडी पर, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक तो फोर्स डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के या बॉडी के मास के इक्वल है, एक उसके एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट लिखें कि फोर्स क्या है, डायरेक्टली, जल्दी लिखें, फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, टू इट्स मास, यानी कि मास m1 के। आया समझ में, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के। और नीचे सेकंड पॉइंट लिखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है, एक्सेलरेशन। सो दिस इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है इन वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहे इक्वेशन को तो कैसे लिखोगे? सो दिस इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे? एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर, यानी कि m तो क्या है, m के ऊपर वेक्टर मत लगा देना आप, m मास है, ठीक है, एक्सेलरेशन के ऊपर लगेगा खाली वेक्टर। तो f वेक्टर इक्वल्स, क्योंकि मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और एक्सेलरेशन a भी वेक्टर क्वांटिटी, तो f वेक्टर इक्वल्स टू m इंटू a वेक्टर। चलें आगे की तरफ। अब बात करते हैं आप लोगों से यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स की यूनिट के बारे में। आगे लिखिएगा यूनिट ऑफ, हेडिंग डाल दीजिए फोर्स। अब फोर्स की यूनिट भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स। इसमें लिखिएगा F इक्वल्स टू, आप लोगों के क्या आया, ma, यही आया फॉर्मूला। तो मास की यूनिट क्या होती है आपको पता है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट होती है फोर्स की किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे लिखिएगा, द SI यूनिट ऑफ, क्या लिखा, द SI यूनिट ऑफ मास एज क्या है, जल्दी बोलिए, 1 किलोग्राम बोल सकते हैं या किलोग्राम बोल सकते हैं। एंड एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होती है। मास की लिख दी राहुल सर ने 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन लिख दी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नीचे लिखिए, इसलिए SI यूनिट ऑफ फोर्स, कि फोर्स की SI यूनिट क्या निकल के आएगी, F इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मास मल्टीप्लाई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। इज दैट क्लियर? तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, F इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर? और इसको और भी क्या लिखा जा सकता है, 1 न्यूटन। क्या लिखा जा सकता है इसको, 1 न्यूटन। इसको कर दीजिए ब्रैकेट में बंद। इज दैट क्लियर? इसे लिख सकते हैं 1 न्यूटन, क्योंकि क्या होता है कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन के। ब्रैकेट में कर दीजिए बंद। 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन के। आगे देखिए नीचे, हैंस क्या होगा, यदि 1 न्यूटन, हैंस 1 न्यूटन, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं इस तरीके से, ठीक है। यदि 1 न्यूटन क्या होगा, इससे मैं इसकी डेफिनेशन निकाल रहा हूं कि 1 न्यूटन जो फोर्स है वो प्रोड्यूस करने में एक्सेलरेशन कितना लगाना पड़ेगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और कितने मास पर, 1 किलोग्राम मास पर। तो लिखिएगा 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, एक इज दैट फोर्स, ठीक है ना। द 1 न्यूटन, हेंस 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, जो कि प्रोड्यूस होने में विच produces an acceleration, which produces an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिखा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए मास ऑफ 1 किलोग्राम। क्या लिखा, इन ए
मास ऑफ 1 किलोग्राम। फुल स्टॉप लगा दीजिए। इज दैट क्लियर? अब लिखिए आप लोग डाइंग में किस तरीके से चेंज होगा, इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा चेंज, हेडिंग डाल दीजिएगा चेंज, ठीक है। न्यूटन, अब न्यूटन को आपने अभी तक पता नहीं होगा आपको डाइन में कैसे चेंज होते हैं, इनटू DYNE, मतलब न्यूटन जो लिखा रहता है ना उसको डाइन में कैसे चेंज करेंगे, हम कैसे चेंज करेंगे। तो आपको पता है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही है, यही दे रखा है। अब न्यूटन को डाइन में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए 1 किलोग्राम इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 ग्राम, यही होता है। और 1000 ग्राम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 ग्राम लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3 ग्राम। ओके, अब देखिए 1 मीटर, यहाँ लिख रहा है मीटर, तो कितना मीटर है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। अब देखिए 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 ग्राम, तो मैंने ये रख दी है 1 किलो की जगह 10 की पावर 3 ग्राम। 1 मीटर की जगह मैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर रख दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 10 की पावर 2 सेंटीमीटर से। इज दैट क्लियर? इनटू या पर सेकंड स्क्वायर, ये चल ही रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए जी आगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जब बेस इक्वल हो तो इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर 5 हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। चलिए जी, तो देखिए 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1 डाइन, ये याद रखना हमेशा। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है, 1 डाइन, मतलब ये इसको याद रखना है आपको, स्टार लगा दो इस जगह आप लोग स्टार लगा दो, इसको लर्न करना है कि 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डाइन होता है। तो कितना ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10 की पावर 5। तो देखिए इसकी जगह ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह आप डाइन लगा दो, तो 10 की पावर 5 डाइन हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, 1 न्यूटन। तो देखिए क्या आ गया, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन आ गया। इसको नोट कर लेना और दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर देना। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल, हेडिंग डाल दीजिए एग्जाम्पल्स। अब न्यूटन के सेकंड लॉ पर क्या क्या एग्जाम्पल है, आपने क्रिकेट प्लेयर देखा होगा कि वो जब कैच करता है बॉल को तो नीचे की तरफ लाता है, तो इसमें लिखिएगा आ क्रिकेट, CRICKET, आ क्रिकेट प्लेयर, आ क्रिकेट प्लेयर, ठीक है। अपने हाथों को नीचे लाता है तो लोअर्स, LOWERS, लोअर्स हिज हैंड्स, अपने हाथों को नीचे लाता है, लोअर्स हिज हैंड, वाइल कब लाता है, कैचिंग, CATCHING, कैचिंग ए बॉल, जब वो क्या करता है, बॉल को कैच करता है। सेकंड देखिएगा कि आपने देखा एक व्यक्ति जब गिरता है सीमेंट फ्लोर पर तो वो इंजर्ड हो जाता है, जबकि अगर सैंड पर देखे तो वो इंजर्ड नहीं होता है, वाइल कैचिंग ए बॉल। सेकंड पे आ जाइए, जब एक व्यक्ति गिरता है तो ए पर्सन फॉलिंग ऑन सीमेंट फ्लोर पर जब कोई आदमी गिरता है, और एक चिकनी मिट्टी पर जब कोई आदमी गिरता है मिट्टी पर, तो उसको मिट्टी पर कम, सैंड पर कम इंजर्ड होता है और सीमेंट पर ज्यादा होता है। ये भी किसका, न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो ए पर्सन फॉलिंग ऑन आ सीमेंटेड फ्लोर, FWR, गेट इंजर्ड वाइल ए पर्सन फॉलिंग ऑन ए हीप, HEAP, हीप ऑफ सैंड, क्या लिखा, HEAP, हीप ऑफ सैंड, डज नॉट गेट इंजर्ड। थर्ड लिखेगा, द व्हीकल्स आर फिटेड, FITTED, द व्हीकल्स आर फिटेड विद स्प्रिंग, कि व्हीकल्स को स्प्रिंग के साथ फिट किया जाता है। और फोर्थ लिखिए, ग्लास वेयर, GLASS, ग्लास वेयर्स, WARES, ग्लास वेयर जो होते हैं, आपने देखा होगा चाइना के कप आते हैं, चाइना के जो वेयर्स आते हैं उनको रेप किया जाता है, मतलब लपेटा जाता है स्ट्रॉ पीसेज में, जब उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे जयपुर से हमें चाइना का कोई भी सामान मंगवाना है तो उसे घास फूस में इस तरीके से पैक करके भेजते हैं कि वो चटके नहीं, टूटे नहीं।
तो वही चीज लिखवाई है मैंने, ग्लास वेयर्स और चाइना वेयर्स आर रेप्ड इन स्ट्रॉ पीसेज बिफोर ट्रांसपोर्टेशन। ये आपके खत्म होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। अब आ जाइए न्यूटन का थर्ड लॉ जो एक्शन रिएक्शन पे, तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें लिखिएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है मैं आपको बता दूं, ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक एक्शन क्या होता है, इक्वल एक्शन होता है और अपोजिट क्या करता है, एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन थर्ड लॉ से कंटिन्यू करेंगे राहुल सर। ठीक है, आज की वीडियो बस इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।